हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, IPL 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ लायंस। अगला क्वेश्चन है, इर्तिजा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयंत घोषाल। अगला क्वेश्चन है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी महिला को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झाग मिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी है? ये रखी है सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2022 यानी जो सी ड्रैगन अभ्यास है, सैन्य अभ्यास 2022 का, तो इसमें किस देश ने हिस्सा लिया? तो इसमें ये सभी देश ने हिस्सा लिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उपरोक्त तो सभी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और भारत जो है इस सी ड्रैगन 2022 का जो अभ्यास है उसमें भाग लिया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव रखी। दोस्तों, ध्यान से रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसकी नींव यानी उसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। किसने रखी है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों, ये जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होगा इससे न केवल गोरखपुर को लाभ मिलेगा बल्कि पूर्वांचल समेत बिहार से सटे सभी जिलों को और इसके साथ ही नेपाल के विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिलेगा। इस इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो इसमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। शहर के होटलों से साथ भी इस संस्थान का अनुबंध होगा। संस्थान में होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर के बैचलर एवं मास्टर डिग्री तक के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर ये खोला जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब दोस्तों, इससे लाभ क्या होगा इस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से? तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में रोजगार की बेहतर अवसर खुलेंगे होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और जो 12वीं पास के छात्र होंगे यानी जो 12th के छात्र होंगे 12th पास करने के बाद वो इसमें एडमिशन ले सकेंगे। और जब दोस्तों जो छात्र होंगे वो यहाँ से पढ़ कर के निकलेंगे
तो वो छात्र केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वो खुद के होटल या रेस्टोरेंट के व्यवसाय से भी जुड़ सकेंगे, क्योंकि उन्हें इस तरह की यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी होटल मैनेजमेंट से संबंधित। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो जो छात्र है वो कम खर्च पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकेंगे और अपने भविष्य को भी ये एक तरीके से तैयार कर सकेंगे, यानी इन्हें नौकरी पर निर्भर नहीं होना होगा। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहाँ पे रखी गई? गोरखपुर में। अब दोस्तों गोरखपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो टेराकोटा उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मिट्टी कैसी है? तो दोमट मिट्टी है। और गोरखपुर की नदियां और नहरें कौन कौन सी हैं? तो राप्ती और रोहिणी। मेला कौन सा लगता है गोरखपुर में? तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। दोस्तों मेला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो गोरखपुर है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? तो भी आपका कौन सा होगा? गोरखपुर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पवन ऊर्जा केंद्र है वो भी गोरखपुर में स्थित है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित कार्यशाला वो कहां पर है? तो वो भी गोरखपुर में है। और दोस्तों सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो कहां पर है? और यहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहां पर है? तो ये भी गोरखपुर में स्थित है। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1355.4 मीटर। इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो खाद्य कारखाने का प्रिलिंग टावर है वो कहां पर बनाया गया? तो वो भी गोरखपुर में बनाया गया। और गोरखपुर से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि जो घटना थी चौरी चौरा, उसका नाम बदला गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? यानी पहले चौरी चौरा हत्याकांड कहा जाता था, लेकिन अब उसे चौरी चौरा जनाक्रोश कहा जाएगा। हत्याकांड शब्द को हटा दिया गया है। और यह घटना हुई कब थी? तो 4 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर में हुई थी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन गोरखपुर से रिलेटेड हैं और ये सभी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी को। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार एवं आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 11 जनवरी को हर साल मनाई जाती है, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहां पर हुआ था? मुगल सराय में। और दोस्तों यहां से मुगल सराय से आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल सराय है इसका नाम बदला जा चुका है और अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने 1956 में जो एक रेल हादसा हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रेल मंत्री रहे जिन्होंने रेल हादसे को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब? तो 1956 में। 1956 में ये रेल हादसा हुआ था महबूब नगर में। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ था 11 जनवरी साल 1966 में, ये इनका ताशकंद में यात्रा के दौरान इनका निधन हुआ था। और दोस्तों ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। तो कब से कब तक रहे इनका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे 9 जून 1964 से लेकर के कब तक रहे? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। और इनसे जो पहले थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो कब किया गया वो भी ध्यान रखना है। तो 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच चलाई गई?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच। उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन मैलानी जो कि लखीमपुर खीरी में है एवं बिछिया जो कि बहराइच में है, तो यहाँ पर ये ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन दुधवा नेशनल पार्क से होते हुए गुजरी है। ट्रेन के संचालित होने से दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी और पर्यटक नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन है जो कि कहां पर चलाई गई है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच ये ट्रेन चलाई गई है। और लखीमपुर खीरी में कहां से, तो मैलानी से, और बहराइच के बिछिया तक ये ट्रेन चलाई गई है। तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो ट्रेन होगी ये दुधवा नेशनल पार्क से गुजरी है और दोस्तों इससे क्या होगा कि जो पर्यटक होंगे, जो भी यात्री होंगे, उन्हें नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को काफी नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये नेशनल पार्क से होते हुए गुजरी है ट्रेन, जॉयराइड ट्रेन। किस नेशनल पार्क से, तो दुधवा नेशनल पार्क से। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया? तो ये किसने बनाया है? ये चीन ने बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इस तरह का ये रोबोट है जो कि चीन ने बनाया है। अब दोस्तों ये जो रोबोट है वो चीन ने बनाया है, तो चीन की किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है? तो चीन की यूनिवर्सिटी है चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने इंसान के दिमाग को पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है। दोस्तों जैसे कि हमारे देश में जो संस्थान है, यूनिवर्सिटी हैं, जैसे IIT कानपुर है जो कि अभी दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाने जा रहा है, तो उसी तरह से जो चीन की यूनिवर्सिटी है चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इंसान के दिमाग को पढ़ सकने वाला एक फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है। और ये काम क्या करेगा? ये फैक्ट्री के कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी के साथ साथ मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को भी जांच सकने में सक्षम है। हाल ही में इस रोबोट को एक वॉलंटियर के तौर पर श्रमिकों के साथ रखा गया जो कि असेंबली लाइन पर कार्यरत हैं, जिसने 70% एक्यूरेसी के साथ अपना काम पूरा किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि चीन जो है, चीन देश ने मानव मस्तिष्क को पढ़ सकने वाला एक फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है। और ये जो रोबोट होगा ये फैक्ट्री के कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी करेगा और इसके साथ ही मांसपेशियों के विद्युत संकेतों को भी जांच सकने में सक्षम है। यानी साधारण भाषा में कहे तो ये इंसान के दिमाग को पढ़ सकने वाला रोबोट होगा। अब दोस्तों अगर चीन की बात की जाए तो चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। और ये जो नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव हैं ये उज्बेकिस्तान के हैं और इन्होंने रूस देश के इयान नोपोर्मियाची को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है, जिसके तहत नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को $60,000 की राशि के साथ एक ट्रॉफी दी गई। वह उज्बेकी ग्रैंड मास्टर यानी GM ग्रैंड मास्टर के मर्द उगलान यानी बहादुर पुत्र राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए गए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता। स्कोच अवार्ड इस वर्ष का 78वां शिखर सम्मेलन था जिसका विषय राज्य शासन था। रोहड़ी में स्थित लैब की निर्देशक दीपा वर्मा ने यह पुरस्कार स्वीकार किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि फॉरेंसिक साइंस से जो लेबोरेटरी है उसने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए गए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को। तो दोस्तों हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना इस दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
यानी विश्व हिंदी दिवस की, तो साल 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम ने। असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। घड़ियाल, जिसे गैवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो असम सरकार है उसने असम का जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने की अधिसूचना जारी की है। और ऐसा क्यों किया है? तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए। और घड़ियाल किसे कहते हैं? तो मगरमच्छ को ही घड़ियाल कहा जाता है और इसे एक नए नाम गेवियल से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर पाटिल। चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 9 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि जो चंद्रशेखर पाटिल थे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक लेखक और ये प्रोफेसर थे। और इन्हें किस नाम से मशहूर थे? तो ये चंपा नाम से मशहूर थे। और अभी जो है इनका निधन हो गया है 83 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। और दोस्तों ये जो जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू क्या है? तो ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू है ये किस राज्य का खेल है। ये काफी चर्चा में रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कहां का है? तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु का एक खेल है। और इस खेल में क्या होता है? इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के बीच में जल्लीकट्टू के कार्यक्रम को अनुमति दी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू ये खेल जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है यहाँ 39 लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 12 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि केवीआईसी ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, गाजियाबाद। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा के पास कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 15। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।